उत्तराखंड सर, मैंने आपको बोला, यहाँ आपको हर घर में एक बंदा डिफेंस का मिलेगा। आप यहाँ से पत्थर मारो नीचे को, जिसके छत के ऊपर गिरेगा उसके घर से एक डिफेंस का आदमी मिलेगा सर। चलो पाकिस्तान में मानता हूँ बर्बाद हो जाए, बर्बाद होने के बाद जो उसके बाद न्यूक्लियर हथियार हैं वो कहाँ जाएँगे सर? इंडिया को फंसाने में पाकिस्तान एक तरह से सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि यूएस उसकी साइड आ गया है। क्यों आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को 2 बार ही बुलाया अमेरिका सर? ये सोचो सर। आसिम मुनीर हो गए या फिर जो शहबाज शरीफ हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीछे खड़े होकर बहुत कुछ बोल रहे हैं। आसिम मुनीर को जो चाहिए था वो मिल गया। चाहे हजारों पाकिस्तानी मारे गए, उनके सोल्जर मारे गए सारे के सारे लॉन्च पैड उड़ गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो सर आतंकवाद की फैक्ट्री कल दोबारा तैयार कर देगा सर। तो क्या सऊदी कूदेगा कि इस चीज के बीच में? कूद के क्या करेगा सर? सऊदी की आर्मी क्या है सर? एक आदमी जब बॉक्सिंग में फाइट कर रहा होता है ना, हमारे बाहर से कहते हैं मार मार मार, लेकिन मार वही खाता है अंदर। लोग इसको एक जो टेरर समझ रहे हैं ना सर, ये क्या होता है? किसी देश के अंदर गृह युद्ध की सिचुएशन को पैदा करना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया को कुछ और दिखाई दे रहा है और आपको 5 साल के बाद 10 साल के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन बेच चुका है किसी दूसरे देश को। सर रॉ तैयार है इस सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए? तो सर मेरा जैसा आदमी अगर 2 दिन काम नहीं करेगा मुझे बड़ी दिक्कत आ जाती है सर। तो मोसाद ने ये कर दिया, CIA ने कर दिया, ISI ने ये कर दिया, SVR ने ये कर दिया, लेकिन आपको उसका आप उसके बारे में कुछ नहीं सुनते सर। जब भी आप डॉलर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो अमेरिका कोई ना कोई सिचुएशन पैदा करेगा सर। सब अंडरग्राउंड है सर। आज CIA ने ISI को बोल दिया भाई जितने हैं सबको अंडरग्राउंड करो, क्योंकि हमारी RNW एक्टिव है दुनिया के अंदर। मैं नहीं जानता कब, डेट नहीं बताऊंगा, कब नहीं जानता। आज कागज पर आप नोट कर देखो सर। हेलो सर, FYI पे आपका वेलकम दोबारा सर। दोबारा सर। पिछली बार वाले एपिसोड में बहुत मज़ा आया था, बहुत कुछ सीखने को मिला था आपसे। आज हम जैसे एनवायरनमेंट में बैठे हैं, जैसी जगह बैठे हैं, वैसे तो ये रोमांटिक माहौल है, बट हम डिफेंस की बात करेंगे। तो सर थैंक यू आपका टाइम देने के लिए आज पहले तो। सर हम जहाँ बैठे हैं उत्तराखंड सर, मैंने आपको बोला, यहाँ आपको हर घर में एक बंदा डिफेंस का मिलेगा। आप यहाँ से पत्थर मारो नीचे को, जिसके छत के ऊपर गिरेगा उसके घर से एक डिफेंस का आदमी मिलेगा सर। तो सर हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो चल रहा है इंडिया का, जो अभी चल रहा है करंटली। बहुत सारी चेंजेस हम देख रहे हैं। यूएस से एक अलग फाइट चल रही है हमारी, टैरिफ वॉर हो गया, एक चाइना के साथ हमारा चल ही रहा था लॉन्ग टर्म से। इधर हम देख रहे हैं कुछ तालिबान के जो मिनिस्टर थे वो इंडिया में आए थे, अफ़गानिस्तान से विदेश मंत्री आए थे, और पाकिस्तान से हमारा कितना अच्छा रिलेशन है वो तो चलता ही रहता है। तो अभी आप पूरा ये जो ग्लोबली जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, वो इंडिया का आप कैसे देखते हैं? वो कैसे चल रही हैं चीज़ें? क्योंकि ऐसा लगता है कि इंडिया को फँसाने में पाकिस्तान एक तरह से सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि यूएस उसकी साइड आ गया है, चाइना उसके साइड था ही। प्लस बहुत सारी चीज़ें आई मीन चेंज होती दिख रही हैं। इंडिया को कोई सपोर्ट ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल रहा है कहीं भी। आसिम मुनीर हो गए या फिर जो शहबाज शरीफ हैं वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीछे खड़े होकर बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस और हमारे रिएक्शन इन सब चीज़ों पे पूरी पिक्चर अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझें इसको? सर इसको स्टेप वाइज समझाते हैं, पूरा बहुत आसान शब्दों में समझाएंगे ताकि हर आदमी को समझ में आ जाए। आज इंडिया में नहीं है सर, हमें इंडिया लग रहा है। पूरा गाजा खत्म हो गया सर। सीरिया के हाल आप देख लो, यूक्रेन तो ये लगा लो कि 100 साल लगेंगे डेवलप होने में। श्रीलंका खत्म हो चुका है सर। बांग्लादेश का हाल आप देख रहे हैं, नेपाल में लोगों ने देख लिया था। हमें हिंदुस्तान लग रहा है पूरी दुनिया तितर-बितर हो रखी है सर। पूरे दुनिया के अंदर इस टाइम सिचुएशन क्या है? ऐसा क्यों? रीज़न बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान यूएस के नज़दीक चला गया क्योंकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तो 2 बार ही बुला ही लिया ट्रंप ने। अगर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का पिछले आप 48 घंटों से लगातार देख रहे हैं, तो सीज़फायर उन्होंने रखा है कुछ टिक-टाक, लगातार वॉर चल रहा है सर। सिचुएशन हो गई और पाकिस्तान कहता है कि मेरे पीछे तो अमेरिका है। तो अगर प भाई तेरे पीछे अमेरिका था, तो अमेरिका अफ़गानिस्तान में सारे हथियार क्यों छोड़ कर आया? हमारे तो अच्छे रिलेशन है अफ़गानिस्तान से, हमारे तो बुरे नहीं है ना सर, हमारा तो अब हिस्ट्री उठाकर देख लो। तो अगर सच में तुझे अमेरिका इतना ही प्यार करता है और अमेरिका तेरा हित देखता है, तो वेपन नहीं छोड़ के जाता, क्योंकि वो चाहता है। अमेरिका का गेम क्या है सर? अमेरिका नहीं चाहता पाकिस्तान शांत रहे। अगर पाकिस्तान शांत ही रहेगा, तो फिर तो अमेरिका के पास मदद के लिए नहीं जाएगा ना सर। अगर सपोज़ करो कि किसी आदमी का घर बहुत बढ़िया चल रहा है, तो क्या कभी वो पड़ोसी के पास मदद के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। तो सेम सिचुएशन अगर हम अपने घर के, अपने मोहल्ले की सिचुएशन लेकर चलें, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी यही है सर। पाकिस्तान को पता है कि लगातार यहाँ क्या है, अफ़गानिस्तान उसके ऊपर अटैक कर रहा है। वहाँ से बलोच ने उसको अलग कर रखा है। वहाँ से TLP उसके अंदर ही गृह युद्ध चल रहा है। तो सिचुएशन पैदा किसने करी सर? ये सिचुएशन पैदा करने वाला अमेरिका ही है।
नहीं तो वो नहीं छोड़ के जाता। जिस अमेरिका को पहले पता था कि मैं 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान की धरती छोड़कर जाऊँगा, तो कहीं न कहीं तो पता था ना सर। तो वो वेपन भी लेके जाता ना सारे के सारे। सारे वेपन तो तालिबान को, लड़ाकों को देके चला गया सर, लड़ने के लिए। तो सिचुएशन क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर शांति ना हो, पूरी दुनिया एक गृह युद्ध में आ जाए, यही अमेरिका चाहता है। ये अभी से नहीं है। अच्छा, टैरिफ क्यों लगाया सर? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि टैरिफ का क्या प्लान है? कि लोग कहते हैं टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, टैरिफ लगा दिया। क्या होता है, मैं लोगों को बताऊँ कि इस दुनिया के अंदर विरोध हर जगह होता है सर। राजनीतिक पार्टी विरोध करती है, मुद्दा उठाती है। हमारे देश के अंदर नहीं है, ये दुनिया के हर मुल्क में चलता है। ऐसा नहीं कि हमारे हिंदुस्तान में ही धरनों में बैठे रहेंगे रोड पर, दुनिया में चलता है और चलता है। एक राजनीतिक मुद्दा हमेशा चलता है। लेकिन जब दुनिया के अंदर आम जनता सड़कों पर आ जाए ना सर, तब वो देश बर्बाद हो जाता है। सड़कों पर कैसे आएगी आम जनता? चलो मैं बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ। इस टैरिफ को ही लेके चलता हूँ। अमेरिका बोलता है गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान को कि तुम हमारे तरीके से चलो। जैसा हम चाहते हैं तुम वैसा काम करो। तुम रशिया के साथ रिलेशन खत्म करो। तुम रशिया के साथ बिज़नेस नहीं करोगे। ये अमेरिका कहता है। हिंदुस्तान कहता है भाई मैं रशिया के साथ करूँगा। मैं 1947 से चल रहे हैं ना भाई। मिग-21 भी हम उनका यूज़, सारे वेपन हम उनका यूज़ कर रहे थे। हमारा आज तुम हमें चीज़ें नहीं दे रहे हो तो हम अमेरिका के साथ क्या करेंगे सर? अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन चलेंगे। लेकिन अमेरिका ने लगा कि यार नहीं, प्रेज़ेंट गवर्नमेंट तो भाई मान ही नहीं रही मेरी बात। अब उसने दूसरा सिचुएशन पैदा कर दिया। क्या कर दिया? टैरिफ बढ़ा दिए। एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ करो, बहुत आसान, मैंने कमीज़ पहनी है अभी। इस कपड़े के ऊपर सपोज़ करो 50% का टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने। अब यार जो कमीज़ मेरी ₹1000 में बिकती थी, अब वो कितने में बिकेगी? 1500 में। लेकिन जो आदमी ₹1000 की कमीज़ खरीदता तो क्यों 1500 की खरीदेगा? वो बगल में चाइना, श्रीलंका से जो कमीज़ आ रही है सेम यही वो खरीद लेगा ना सर 1000 में, क्योंकि वहाँ टैरिफ कम है। अब इससे सिचुएशन क्या पैदा होगी? हिंदुस्तान में जो कंपनी है कपड़ों की, उस कंपनी के अंदर माल बनना बंद हो जाएगा सर। क्यों बनेगा यार? माल बिक ही नहीं रहा तो बंद ही होगा। और जब माल ही नहीं बना रहा तो आप वर्कर का क्या करोगे? इसका मतलब आपको वर्कर हटाने पड़ेंगे ना सर, अनएम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी। तो हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी होगी, लोगों को हटाया जाएगा क्योंकि सामान नहीं बिक रहा। ये लोग कहाँ पर आएंगे? ये लोग रोडों के ऊपर आएंगे। रोडों के ऊपर आएंगे, प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालेंगे। तो लोग इसको एक जो टैरिफ समझ रहे हैं ना सर, ये क्या होता है? किसी देश के अंदर गृह युद्ध की सिचुएशन को पैदा करना, ताकि तुम अपने प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव दो और वो हमारे तरीके से चले। सर जो गृह युद्ध या सिविल वॉर आपने बोला ये हमने देखा कि बांग्लादेश में सरकार बदल गई, नेपाल में चल रहा था, श्रीलंका में भी हुआ और इंडिया में भी पूरी कोशिश की इन्होंने। कितना सक्सेसफुल हुए, कितना सक्सेसफुल हो रहे हैं? सर हिंदुस्तान एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। सर हिंदुस्तान में तो मैं कहूँ कि 0.0001% की सक्सेस नहीं है सर। हमारा यूथ आज के तारीख में दुनिया के अंदर लगभग 68% यूथ है हमारा। आज आप अमेरिका के अंदर, आप सर आज दुनिया के किसी भी देश के अंदर जितने भी बड़े लोग हैं आपको इंडियंस मिलेंगे सर। आज हमारे गूगल के सीईओ भी इंडियन सर। आप नासा में साइंटिस्ट उठा के देख लो, वो भी हमारे लोग सर। ठीक है। आज आप जर्मनी में जाकर देखो, वहाँ की एयरलाइंस भी हमारी संस्कृत के ऊपर है सर। तो हिंदुस्तान के अंदर इम्पॉसिबल, एक्चुअली क्या होता है, एजेंसी करने की कोशिश करती है। एजेंसी पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले नहीं किया या आज नहीं कर रहे हैं या आने वाली हिस्ट्री में नहीं करेंगे, वो हमेशा करेंगे सर। हमारे को सिर्फ जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो नजर आता है सर हमारे को। अच्छा, आज दुनिया, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मीडिया कवरेज क्या है सर आपकी नजर में? सर रशिया और यूक्रेन का वॉर एक तो दुनिया के अंदर वॉर ही सबसे बड़ा मीडिया कवरेज है। मैं लोगों को ये बताऊं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ी टीआरपी जो खबर होती है वो होती है वॉर। वॉर के बाद जो दूसरे नंबर की टीआरपी की जो खबर होती है वो क्या होती है सर? वो होती है ब्लास्ट। किसी देश के अंदर आतंकवादी हमले, धमाके, ये दूसरे नंबर की खबर होती है। तीसरे नंबर की खबर क्या होती है? किसी भी देश के अंदर किसी बहुत बड़े एसिनेशन, किसी बड़े पॉलिटिशियन, किसी भी बड़े आदमी की हत्या, ये तीसरी खबर है। तो इस टाइम दुनिया के अंदर हर चीज पर एक ही टीआरपी चल रही है। क्या चल रही है? वॉर। चाहे आप यूक्रेन रशिया का लगाओ, चाहे इज़राइल गाज़ा लगाओ, इज़राइल सीरिया लगाओ, इज़राइल इराक लगाओ, ठीक है सर? चाहे आप पाकिस्तान बलूच लगाओ, चाहे आप पाकिस्तान के साथ आज अफ़गानिस्तान का लगाओ, ये आज के टाइम की टीआरपी चल रही है। लेकिन मैं आपको दुनिया में ये बताऊँ, कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि आप कुछ और देख रहे हो लेकिन अंदर खाने कुछ और हो रहा है। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि हर आदमी ये कहता है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो ये नहीं कहता होगा साला पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर, चलो पाकिस्तान मैं मानता हूँ बर्बाद हो जाए, बर्बाद होने के बाद जो उसके बाद न्यूक्लियर हथियार हैं वो कहाँ जाएँगे सर? एक क्वेश्चन है मेरा। आप ये सोचो कि एक आतंकवादी जो अपने शरीर में बॉम्ब लगा के चलता है,
एक वो आतंकवादी जो प्लेन को हाईजैक करके हवा में रहता है, एक वो आतंकवादी जो पूरी एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी को एक कॉन्वॉय के ऊपर ब्लास्ट कर देता है, एक वो आतंकवादी जो सुसाइड बॉम्ब लगा के भीड़ के अंदर जाके खुद को ब्लास्ट कर देता है। अगर ये परमाणु न्यूक्लियर वेपन इनके हाथ लग गए तो क्या भविष्य होगा आने वाली जनरेशन का सर? तो सर इसके लिए क्या किया जा रहा है? मतलब अगर पाकिस्तान का है ये सब चीज़ें और ये डर है, ये डर हमें नहीं है, ये डर अमेरिका को भी है सर। आपको क्या लग रहा है? ये डर अमेरिका को भी है, ऐसा नहीं है, ये डर हमें ही है। आज अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जो अमेरिका ने ही बनवाए थे सर। आज इस अमेरिका को लग रहा है कहीं ये न्यूक्लियर वेपन आईएसआईएस के हाथ ना लग जाएँ सर। आज किसी ऐसे आतंकवादी संगठन के हाथ ना लग जाएँ जो दुनिया को तबाह कर दें। ये अमेरिका के लिए भी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है क्यों आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को 2 बार ही बुलाया अमेरिका सर? ये सोचो सर। सर एक इतना सा पाकिस्तान जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है सर आज। जो एड फंडिंग में ज़िंदा है। अमेरिका के प्रेसिडेंट 2 बार ही दौरा करवा दे रहे हैं। ऐसा क्यों सर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया को कुछ और दिखाई दे रहा है और आपको 5 साल के बाद 10 साल के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन बेच चुका है किसी दूसरे देश को। सर ये पॉसिबिलिटी अगर है, हाँ। तो ये आसिम मुनीर वगैरह ऐसा कैसे होने देंगे? सर पता का सर कितने दिन जिंदा रहेगा आशिम मुनीर सर? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कितने दिन जिंदा रहेगा सर? सर आशिम मुनीर ने ये ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे पहलगाँव पर जो इस अटैक वो क्यों हुआ? सर हमें जो दिखाई देता है, सिर्फ़ हम वो देखते हैं। मैं बताऊँ कि शायद आपकी ऑडियंस या दुनिया में जो लोग देख रहे होंगे ना सर, वो वही देखते हैं जो उन्हें दिखाई दे रहा है, जो वो पढ़ते हैं, जो वो महसूस करते हैं। उन्हें महसूस कराया जाता है। एक पहलगाँव अटैक होता है, पहलगाँव के ऊपर निहत्थे, इनोसेंट टूरिज़्म के ऊपर आतंकवादी हमला होता है। क्या ये बात पाकिस्तान को नहीं पता थी सर, कि इसका क्या रिएक्शन लेगा हिंदुस्तान? आपको क्या लगता है? जो आईएसआई रेड आर्मी के खिलाफ ऑपरेशन साइक्लोन अमेरिका के कांटेक्ट करता है और मुजाहिदीन तैयार कर देता है। क्या उस आईएसआई को नहीं पता था कि हिंदुस्तान क्या करेगा? हिंदुस्तान तुम्हारा पूरे एयर डिफेंस को खत्म कर देगा, तुम्हारे टेररिज्म के लैंड लॉन्च पैड को खत्म कर देगा, ये पता था। ये आसिम मुनीर को भी पता था। क्या होगा? रिएक्शन लेगा हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान रिएक्शन लेगा तो पावर किसके पास आएगी? पाकिस्तान आर्मी के पास आएगी। पाकिस्तान आर्मी के पास आएगी तो शहबाज शरीफ को पता था कि पाकिस्तान का तख्ता पलट हो जाएगा भाई। तख्ता पलट तो होगा, कहीं आशिम मुनीर उस टाइम के जनरल इसे फांसी में ना चढ़ा दें। तो क्या किया शहबाज सबरी ने? बोला आप फील्ड मार्शल बन जाओ। पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी ना सर, पाकिस्तान को तो कंट्रोल वहीं की आर्मी करती है। तो आशिम मुनीर को जो चाहिए था वो मिल गया। चाहे हज़ारों पाकिस्तानी मारे गए, उनके सोल्जर मारे गए सारे के सारे, ठीक है? सारे लॉन्च पैड उड़ गए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सर आतंकवाद की फैक्ट्री है, कल दोबारा तैयार कर देगा सर। क्यों? पता होना सब था क्या होगा करके, लेकिन पावर किसके पास आ गई? फील्ड मार्शल के पास। आज आशिम मुनीर पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी सर, अमेरिका को भी पता है। अच्छा मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि ये सब क्यों करा आशिम मुनीर ने? उन्हें पैसा चाहिए ना सर, कहीं न कहीं तो उन्हें सर इस पूरे ऑपरेशन को, पूरे आतंकवादी हमले को कराने के पीछे कहीं न कहीं तो आशिम मुनीर को पैसा मिला। अब ऐसा तो नहीं है कि आशिम मुनीर अपनी तनख्वाह से कर रहा है, कि पाकिस्तान आर्मी उसको जो तनख्वाह दे रही है, उस तनख्वाह से उसने ये आतंकवादी हमला कराया, नहीं। पैसा उसको किसी ने दिया है, तो इसका मेन गोल पैसा, पावर तो उसके पास है ही। लेकिन पैसा आजीवन के लिए। अब क्या पता ये मेरे व्यक्तिगत चीज़ें हैं, जो मेरा एनालाइज़ है कि अमेरिका उसे बोलता है कि मैं तुझे इतना पैसा दे दूँगा कि तेरी 1000 पीढ़ियाँ पल लेंगी। क्यों? कल तो तूने मर ही जाना है ना भाई। कुछ टाइम के बाद तेरे बच्चे रहेंगे, वो रहेंगे, लेकिन उन्हें मैं जीवन में इतना बढ़ा दूँगा कि आने वाला हिस्ट्री में उनका पैसा खत्म नहीं होगा। बस तू एक काम कर दे, तू अपने न्यूक्लियर वेपन सऊदी को दे दे। मैं आपसे चीज़ कह रहा हूँ, तो आसिम मुनीर को क्या फ़र्क पड़ता है? जिस आसिम मुनीर को हज़ारों पाकिस्तानी मरने से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको अपने न्यूक्लियर वेपन बेचने से कोई फ़र्क पड़ेगा सर? लोग ये नहीं देख रहे हैं सर। तो सर सऊदी को भी जैसे आपने इंक्लूड किया, इनकी एक ट्रीटी भी हुई कि एक दूसरे की वॉर में सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान इंडिया की कुछ होता है, इसका हमेशा लड़ाई होती है, तो क्या सऊदी कूदेगा कि इस चीज़ के बीच में? कूद के क्या करेगा सर? सऊदी की आर्मी क्या है सर? कूद के करेगा क्या सर? मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, कूद के करेगा क्या? ह क्या होता है, ये कैसा है ना सर, एक आदमी जब बॉक्सिंग में फाइट कर रहा होता है ना, हमारे आपने बॉक्सिंग का मैं बाहर से कहते हैं मार, 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 लेकिन मार वही खाता है अंदर। कभी कभी आपने देखा है? मैं कहता हूँ मुझे सपोर्ट करूँ, अबे क्या सपोर्ट करेगा यार, 3 मिनट में तो उसके दाँत टूट गए सारे के सारे, है ना? उसको रिंग में भी भेज दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। क्या रिंग में थोड़ी ना गया तू भाई? आपने देखा गाँव मोहल्ले के लड़के होते हैं ना, एक को बोलते हैं तू जा, है ना?
ये कर मैं तेरे पीछे, वो पीछे ही रहते हैं सर हमेशा ही, बस वही है सर। भुगत रहा है ना पाकिस्तान। लोग कह रहे हैं गृह युद्ध की सिचुएशन पैदा हो गई। अरे मैं कह रहा हूँ किस गृह युद्ध की सिचुएशन, भाई गृह युद्ध हो गया यार, गृह युद्ध हो गया। सर पाकिस्तान में भी सड़कों पे हम देख रहे हैं कि लोग भी उतर गए हैं, वहाँ पे तालिबानी भी आ गए हैं, सब कुछ चल रहा है वहाँ पर। तो कब तक ये सर्वाइव करेगा? हम कब, क्योंकि हमने बहुत लोगों का ये उम्मीद थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो जब इन्होंने सीज़ फायर किया इंडिया ने, तो हमारा था कि यार थोड़ा और आगे चले जाते, पीओके वापस ले आती, और ऑल्दो वो डिफ़िकल्ट होता मे बी, जो पूरा ग्लोबली प्रेशर आता है, ये सब चीज़ें होती। बट पाकिस्तान को अपने आप ख़त्म होते देखना भी अगर हम चाहें, तो कितना टाइम आपको लगता है कि न्यूक्लियर वेपन अगर उनका हट जाता है, तो वो कितना बचेगा? कितना टेररिज़्म को वो अपना प्रोटेक्ट कर पाएगा? सर देखो मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान तो टेररिज्म की फैक्ट्री सर, वो तो आतंकवाद की फैक्ट्री है सर। मैंने आपको अभी भी बोला पाकिस्तान सिर्फ़ एड फंडिंग में ज़िंदा रह रहा है सर, सिर्फ़ एड फंडिंग में। उसको पैसा मिलता है, तब वो ज़िंदा है सर। कि क्यों मैंने आपको बोला कि पाकिस्तान का आतंकवाद तो है ही, लेकिन उससे बड़ी सिचुएशन उसके न्यूक्लियर हथियार हैं सर। मैं आपको कह रहा हूँ फील्ड मार्शल को अमेरिका बुलाया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है सर। मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया का ध्यान कहीं और बैठाया जा रहा है। आज आज भी क्या है सर, कंटिन्यू तालिबान को कौन इनडायरेक्ट तरीके से कौन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है? तालिबान को भी ये यूएस सपोर्ट कर रहे हैं सर। ये गेम दोनों साइड खेलते हैं। अब कंटिन्यू सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। यहाँ से क्या कहते हैं बलोच लिबरेशन आर्मी ने अटैक कर दिया, ठीक है सर। तहरीर-ए-तालिबान ने अटैक कर दिया सर। इनके अंदर का गृह युद्ध चढ़ गया। तो भाई अब आसिम मुनीर को भी तो ज़िंदा रहना है। तो अमेरिका बोलता है कि ठीक है भाई तू सेफ है, हम तेरे साथ हैं, एक काम करें न्यूक्लियर यार, हम तेरे न्यूक्लियर को दे देते हैं, सेफ रख लेते हैं। सेफ क्या रख लेते हैं सर, उसका न्यूक्लियर को सऊदी को दे देगा वो। जैसे पाकिस्तान खत्म हुआ, अगला टारगेट वो सऊदी को लेगा सर। अमेरिका की आप हिस्ट्री उठाकर देख लो सर आप। सर इसी में जब ऑपरेशन सिंदूर में जब इंडिया ने अटैक किया उनके बेसिस पर, तो ये भी था कि एक न्यूक्लियर बेस पे भी शायद अटैक हो गया है उनका, जो आई थिंक एक एयरफील्ड के पास है। तो वहाँ पर एक ये भी थ्योरी आई कि वहाँ की जो एंट्री थी उनके न्यूक्लियर वेपन्स की, उस पे इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल मार दी है, रेडिएशन लीक है, और यूएस से कोई प्लेन भी चेक करने आया है उस चीज़ के लिए। तो ये भी मतलब एक कुछ लोगों ने बोला कि वहाँ पर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसको शायद यूएस प्रोटेक्ट कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है। देखो सर, वो प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा सर, ऐसा नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि मजबूरी है प्रोटेक्ट करना। यार वो हथियार किसी आतंकवादियों के हाथ लग गए, बात हमारी नहीं है, देश की नहीं है सर। आप एक पल के लिए ये सोचकर देखो यार, आप ब्रह्मास्त्र किसी आतंकवादी के हाथ में दे रहे हो, आप भस्मासुर के हाथ में दे रहे हो, जो सबके सर में हाथ लगाता फिरेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, न्यूक्लियर वेपन को सेफ करना दुनिया का क्या है सर, पहली प्रायोरिटी है। क्यों कहीं गलत हाथों में ना चला जाए सर। सर ये भी एक चांस हो सकता है ना कि क्योंकि इंडिया ने अटैक किया ब्रह्मोस से और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, इस चीज़ के रिएक्शन पे यूएस ने इतने सारे सैंक्शन लगा दिए, क्योंकि इंडिया ने ये नहीं सोचा कि यार यूएस के लोग भी होंगे वहाँ पर, ये भी है जब। नहीं, सर अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। इस अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अमेरिका वो है जिसने तालिबान को जन्म दिया। ये अमेरिका वो है जिसने बिन लादेन को जन्म दिया। ये अमेरिका वो है जिसने दुनिया के सारे आतंकवाद को जन्म दिया सर। आप हिस्ट्री उठाकर देख लो सर। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। आज आपको क्या लग रहा है, अगर तालिबान को ये छोड़कर गया है अफ़गानिस्तान से, तो क्या इसने तालिबान के अगेंस्ट में फ़ोर्स खड़ी नहीं करी होगी सर? आज इसने तालिबान के अगेंस्ट में फ़ोर्स खड़ी करी है सर। ये तो अमेरिका क्या सर है, अमेरिका का एक ही सिद्धांत है सर। ये दुनिया की न आपको दिखाई कुछ और देगा सर। आज भी अमेरिका क्या सर, अमेरिका आज दुनिया में फ्यूल खत्म हो जाए, 30 साल तक तो अपने पास उसने रिज़र्व फ्यूल रखा हुआ है सर। आज डॉ आप सद्दाम को ले लो, आप क्या गद्दाफ़ी को ले लो। दुनिया को बोलता है कि भाई मैंने सद्दाम को इसलिए मार दिया क्योंकि सद्दाम एक आतंकवादी था, सद्दाम से जनता खुश नहीं थी, वो मानवता के खिलाफ कर रहा था। एक्चुअल में सद्दाम क्या था? सद्दाम ने बोला मैं डॉलर में डील नहीं करूँगा। सद्दाम ने क्या बोला? सद्दाम ने बोला भाई हम डॉलर में डील नहीं करेंगे। अमेरिका क्यों पावरफुल है? क्योंकि पूरी दुनिया में डील किस पर हो रही है सर? डॉलर पर ही तो हो रही है। गद्दाफ़ी ने क्या बोला? कि हम डॉलर पे डील नहीं करेंगे। अगर आप हिस्ट्री पर जाओ, अगर लोग आज हिस्ट्री चेक करें, आपको रियल रीज़न पता चलेगा गद्दाफ़ी के मरने का या सद्दाम के मरने का। सिर्फ़ ये कि डॉलर से डील हट रही थी। अमेरिका को लगा यार आज सद्दाम हुसैन डॉलर पर डील नहीं करेगा, कल गद्दाफ़ी नहीं करेगा, आने वाली तो पूरी दुनिया अपनी-अपनी करेंसी पर डील करने लग जाएँगी, तो डॉलर की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी सर। सर ये सेम चीज़, ये ब्रिक्स की करेंसी की भी जब बात हुई तो सेम चीज़ हुई कि इंडिया ने भी बोला, चाइना ने भी बोला, रशिया ने भी, कि हम एक इंटरनल मैकेनिज़्म बनाएँगे। चल रहा है ना आप, देख लिया ना आपने दुनिया में सर। जब भी आप डॉलर्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे, तो अमेरिका कोई ना कोई सिचुएशन पैदा करेगा सर। आज मुझे एक चीज़ बताओ, इतना सा यूक्रेन है सर, इतना सा यूक्रेन है, फिर मुझे लग रहा है तीसरा साल शुरू होने वाला है सर।
ये कौन कौन कर रहा है यूक्रेन को फंडिंग? कौन दे रहा है यूक्रेन को हथियार? वो सब छोड़ दो। यूक्रेन को आर्मी कौन दे रहा है सर? कौन दे रहा है यूक्रेन को आर्मी? यही अमेरिका सर। बैकफुट में तो यही अमेरिका है ना, यही MI6 है, यही CIA जो काम कर रही है। सर इंडिया को और ग्लोबली ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कि इन सब चीज़ों को यूएस के पक्ष में डालने के लिए कौन-कौन सी एजेंसीज़ इन्वॉल्व होंगी? जैसे सीआईए आपने बोला, आपने MI6 का भी नाम लिया और मोसाद को हम जानते हैं कि बड़ी स्ट्रॉन्ग बोला जाता है, हम अपनी रॉ तो है ही। तो इसमें आपको क्या लगता है ग्लोबली कौन-सी एजेंसीज़ इसमें सबसे ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं? सर दुनिया की सबसे मुझे जो मेरा पॉ मेरे मेरे व्यक्तिगत है सर, जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे अगर दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी अगर लगती है कोई, तो मुझे लगती है सर दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बैकफुट पर काम करती है, वो है MI6 सर। MI6 कभी नज़र नहीं आती सर। अगर आज भी मैं आपको बोलूँ कि आप चाहे CIA बहुत पावरफुल है, मोसाद बहुत पावरफुल है, मैं बोलूँगा कि इससे ज़्यादा पावरफुल MI6 है सर, जो कभी नज़र नहीं आती सर। आज भी आप डार्क नेट खोल कर देखो, सारी रिक्रूटमेंट कर रही है MI6 सर। कहाँ पर नहीं कर रही? हमारे देश के अंदर रिक्रूटमेंट करने की कोशिश कर रही है MI6 सर। अच्छा ऐसा क्या हुआ कि MI6 को ब्लेच मत्रिवली को सर MI6 का सी बनाना पड़ा, चीफ बनाना पड़ा सर? शायद आज शायद ब्लेच मत्रिवली 1 अक्टूबर को MI6 की चीफ बनी है सर, 1 अक्टूबर 2025 को। 48 ईयर एज है उनकी। यानी कि 12 साल थे उनके पास चीफ बनने के लिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ब्लेच मैथ्यूवली को ही MI6 ने अपना चीफ बना दिया सर। क्या इससे ज़्यादा ऊपर के लोग नहीं थे, सीनियर लोग नहीं थे सर? सर अगर ब्लेच मैथ्यूवली के बारे में मैं आपको 1 मिनट में बताऊँगा, आज MI6 की चीफ रही है। आई थिंक शायद 1999 में इन्होंने MI6 जॉइन करी थी। MI5 के अंदर भी रह चुकी हैं। उनके साइबर की क्यू की भी हेड रह चुकी हैं। और मैं इनके ग्रैंडफ़ादर के बारे में बोलूँगा सर, तो कभी यूएसएसआर की आर्मी में हुआ करते थे और उन्होंने यूएसएसआर आर्मी के साथ धोखा किया सर और जर्मनी के साथ चले गए वो। ठीक है? और जर्मनी के साथ चलने के बाद हज़ारों यहूदियों को मरवाया सर उन्होंने। इन्होंने तो अपनी एक पुलिस गैंग खोली थी, इसको लोग कसाई बोलते थे, बॉचर के नाम से जाना जाता है सर। आप इनके ग्रैंडफ़ादर की हिस्ट्री देखना सर। मैं बोलता हूँ कि ब्लेच मैथ्यूवली का तो ओरिजिनल नाम है ही नहीं मैथ्यूवली ना सर। अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका एक्चुअल नाम मैथ्यूवली तो कास्ट है ही नहीं। कैसे इनकी मैथ्यूवली कास्ट आई, बहुत लंबा चैप्टर है सर। कभी हम MI6 के ऊपर इनके ऊपर बात करेंगे, तो आपको पूरा बताएँगे ब्लेच मैथ्यूवली के बारे में। बट ही इज़ अ वेरी डेंजरस सर, बहुत डेंजर। क्या होने वाला है दुनिया के अंदर? मैंने अगर कुछ दिन पहले ही बोल दिया था सर, शायद लोग साल भर पहले का वीडियो भी देखेंगे, तो मैंने साल भर पहले ही बोल दिया था कि बहुत चेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि MI6 की नई हेड बनने वाली है ब्लेच मैथ्यूवली और दुनिया में क्या नया चेंज आता है सर। मैं तो ये बोलूँ कि आज MI6 की कुर्सी पर हिटलर की परछाई है सर। अब आप बोलोगे कैसे सर? जिस ब्लेच मैथ्यूवली के ग्रैंडफ़ादर को हिटलर का सबसे वफ़ादार आदमी माना जाता था, कि ये हिटलर का सबसे वफ़ादार है, जिसने हज़ारों लोगों को मारा है, यहूदियों को मारा है, आज उसकी पोती MI6 की चीफ सर। कहाँ गई सारी सिक्योरिटी चेक? अरे आज भी अगर सपोज़ करो कि मुझे इंडिया की किसी एजेंसी में लेकर जाया जाए, अगर मुझे बोला जाए कि यार लक्की को नॉर्मली चलो एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स हो गया, ठीक है? आप आईबी हो गए, आप एमआई हो गए, आरएनडब्ल्यू हो गए या दुनिया हमारी कोई भी फोर्सेस हो गई, तो मेरी पूरी सिक्योरिटी चेक होगी। क्या आपको लगता है कि ऐसे किसी इंसान को हमारे यहाँ का चीफ बनाने, चीफ तो बहुत दूर की बात है, हमारी एजेंसी के अंदर भी नहीं लेंगे, जो पाकिस्तान के जनरल का कभी खास रहा हो? हो सकता है सर? तो आज आप मैं एक क्वेश्चन लोगों से पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्या है ब्रिटेन ने कि हिटलर का सबसे वफादार आदमी उसकी पोती को MI6 का चीफ बनाया है सर। कोई बात ही नहीं करता इस पर सर। किसी को पता ही नहीं है, सोचते ही नहीं है लोग बाग सर। और सर ब्रिटेन की तरफ से देखो, मैं आपको फिर मैं थोड़ा सा पीछे आऊंगा सर। हम आते हैं 1945 में। सर 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ सर, वर्ल्ड वॉर खत्म होने पर सर चर्चिल उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये वही चर्चिल थे जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान को भी अलग किया सर। तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था एंटी केबल सर। इन्होंने एंटी केबल ऑपरेशन का पहला मकसद, ये MI6 का ऑपरेशन है सर। ये था MI6 का ऑपरेशन जो 1945 को आई थिंक 1 जुलाई या 1 जून को स्टार्ट हुआ था। इस ऑपरेशन का एक ही मकसद था। क्या मकसद था? इन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर तो खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, जिन देशों ने भी नाजियों के खिलाफ फाइट करी, मतलब इटली, जर्मनी एंड जापान, अब इन तीनों देशों को बर्बाद करते हैं। मतलब ये देश तो बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन जो देश पावर में थे उन सबको बर्बाद करें और इनको एक ना होने दें। और इस अंति केबल का एक ही मकसद था, MI6 का मकसद, कि किसी भी कीमत पर यूएसएसआर को खत्म करना। अब सोचो कि 1945 में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और ऑपरेशन कहां तक चला? 90 के दशक में, 90s तक। और 90s में आपको मालूम है यूएसएसआर के टुकड़े हुए।
तब भी ऑपरेशन एंथिकेबल चल रहा था सर। लेकिन MI6 को लगा यार कि जो हम चाहा वो पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रशिया तो फिर भी पावरफुल निकल गया ना। हमने यूएसएसआर को तो तोड़ा है, लेकिन रशिया तो फिर भी पावरफुल, फिर भी ऑपरेशन चल रहा था सर। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऑपरेशन चल रहा था। आप पूरे MI6 की हिस्ट्री चेक करना। और उन्होंने लास्ट में क्या किया सर? मोहरा बना दिया किसको? यूक्रेन को। मोहरा बनाया यूक्रेन को, अगेंस्ट खड़ा कर दिया रशिया के। ये भी ऑपरेशन एंथिकेबल का ही हिस्सा है सर। ध्यान से सुनना। यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था। उस वॉर में बैकफुट से कौन कूदा? ईरान। ईरान ने क्या किया? डायरेक्ट आ गया कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? ड्रोन से मदद करूंगा चीजें। फिर MI6 को लगा यार कि जो ऑपरेशन हमारा 1945 से चल रहा है, वो तो चला, फिर ईरान आके बीच में टूट गया। ईरान को किससे फाइट करवा दिया? इसराइल के साथ। ठीक है सर। जबकि ईरान के साथ इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट कब से चल रहा है सर? लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कब हुआ? जब ईरान रशिया के सपोर्ट में आया। तो यानी कि ऑपरेशन एंथिकेबल के बीच में किसी ने क्या किया? हस्तक्षेप किया। ईरान को ये कर दिया सर। तो मैं क्या, आप समझ, मैं MI6 की कब से बात कर रहा हूँ? मैं 1945 से ला रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ उसका एक ऑपरेशन तो आज भी चल रहा है जिसको मैं जानता हूँ सर। ऐसे कितने हिडन ऑपरेशन है जो MI6 के लोगों को पता ही नहीं है सर। मैं एक ही चीज सर, जिन अंग्रेजों ने सारी दुनिया में राज किया, हमारे पूर्वज कहते थे कि अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कोई ना कोई देश तो उनका गुलाम था ना सर। अगर यहाँ सूर्य जा रहा तो उस देश में उगता था। तो जिन अंग्रेजों का कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ, आपको क्या लगता है वो अंग्रेज इतने शांत रह सकते हैं सर? जिनने पूरी दुनिया में एक ही चीज सिखाया, डिवाइड एंड रूल। कि उनके MI6 को आप कहते हो और कुछ नहीं करते हैं। आप सिर्फ, मैं सुनता हूँ मोसाद ने ये कर दिया, CIA ये ने कर दिया, ISI ने ये कर दिया, SVR ने ये कर दिया। लेकिन आपको उसका ना, आप उसके बारे में कुछ नहीं सुनते सर। इतनी रिक्रूटमेंट सर, MI6 क्या किया इन्होंने यूक्रेन के अंदर सर? पता है आपको? रिक्रूटमेंट करवा के पूरे के पूरे अंदर MI6 ने रिक्रूटमेंट करवा के सीधे रशियन आर्मी में डाले लड़के सर। और आप सोचो, उनका एक ही टारगेट था कि रशिया की लोकेशन MI6 को देना, यानी कि यूक्रेन को देना या MI6 को देना, या रशिया के जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं इनको खत्म करना। तो MI6 यहाँ तक करती है सर, आपको नहीं पता चलेगा कि उन्हीं के फोर्स के, आपके फोर्स के अंदर उनके लोग हैं सर, किस MI6 का। सर ये जो हम 5 आईज़ भी बोलते हैं ग्लोबली अलग-अलग 5 जो स्ट्रॉन्ग एजेंसीज़ हैं, सेम टाइप की नेशन कनाडा हो गया, यूएस हो गया, ये हो गया। तो ये MI6 हो गया, ये सब साथ में काम करते हैं या एक-दूसरे से भी इतना कॉन्फिडेंशियल? सर साथ में काम करते हैं लेकिन एक दूसरे के कभी नहीं है। मैं आपको आज भी एक चीज बोल रहा हूँ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस के अंदर कभी कोई दोस्त नहीं होता, कभी कोई दुश्मन नहीं होता। अगर कल अमेरिका को लगता है कि ISI की मदद से वो कोई बहुत बड़ी जंग जीत सकता है, तो उस ISI को भी क्या करेगा? वो सबसे अच्छा दोस्त बना देगा सर। ये उदाहरण है ऑपरेशन साइक्लोन का सर। जब अमेरिका को पता था कि मैं इस वॉर में डायरेक्ट नहीं आ सकता, यूएसएसआर की रेड आर्मी के सामने डायरेक्ट नहीं आऊँगा, तो उसने क्या किया? ISI के साथ ही मिलकर ऑपरेशन साइक्लोन चलाया ना सर। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर आप 5 आइज़ भी लो, 5 आइज़ एक साथ ऑपरेशंस करते हैं या दुनिया में एनालाइज़ करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सब सगे हैं सर। कल इनको मौका मिलेगा तो ये एक-दूसरे को भी खत्म कर देंगे सर। और सर जैसे इसमें देखा जाए तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, रॉ हो गया, आईबी हो गया, ये इंडिया में अगर MI6 इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, CIA भी पूरा कोशिश कर रहा है कि सिविल वॉर या ग्रे। ये चल ही रहा है सर। आज आपकी बात काटूँगा। ये दिल्ली के अंदर उदाहरण के लिए या हिंदुस्तान के किसी भी जगह पर ये 2-2 महीने तक धरना प्रदर्शन करते हैं लोग बाग। क्या था बीच में? कुछ था कि यार माँगे इनकी, मुझे तो इंटरनल इतना वो नहीं है, तो 3-3 महीने तक लोग बैठे हुए हैं, हज़ारों में लोग बैठे हुए हैं, बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। सर मेरा जैसा आदमी अगर 2 दिन काम नहीं करेगा, मुझे बड़ी दिक्कत आ जाती है सर। सर्वाइव करना है ना सर। एक आदमी सर पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं सर, बच्चों के साथ, तो इनको फंड कहाँ से आ रहा है सर? मुझे इतना बताओ ना सर। कोई ना कोई तो है दुनिया के किसी कोने से जो इनको पैसा दे रहा है, इनके घर परिवार को पाल रहा है, इनके घर का राशन दे रहा है। सर हम तो किसी को शायद मदद करेंगे, हम किसी को 2 लोगों की, 4 लोगों की मदद कर सकते हैं सर। इस लाखों की भीड़ की मदद कौन कर रहा है सर? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर। और क्या है एजेंसी? यही है ना सर। आपके देश के अंदर गृह युद्ध जैसी सिचुएशन पैदा करना, रोड्स के ऊपर लोगों को लेके आ जाना, ये दोनों साइड से गेम खेलते हैं। मैं लोगों को ये भी समझाने की कोशिश करूँ, कहीं आपको ये लग रहा होगा कि यार ये हमारे हित की बातें सोचते हैं या आपके हित की बात भी नहीं सोचेंगे। ये क्या करेंगे? आप ही के साथ धरने में बैठे रहेंगे और आपको लगेगा कि यार आपके अपने लोग हैं।
जो 15-15, 20-20 दिन से आपके साथ बैठे हुए हैं, आपसे सुख-दुःख की बातें कर रहे हैं, आपको पैसों में भी मदद कर रहे हैं, आपको लगेगा तो भगवान जैसे लोग हैं। और इन्हीं के कुछ लोग सामने भी होंगे, जब आपको यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस फ़ोर्स या पैरामिलिट्री फ़ोर्स किसी चीज़ को रोकने के लिए कहेगी, तो इन्हीं के लोग होंगे जो बीच से आपके ऊपर फायर मार देंगे। बस, फ़र्क नहीं पड़ता फिर उसमें आप मरो, आपका बच्चा मरे या आपके साथ हो सकता है आपके पिताजी हों, वो मारे जाएँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप क्या कहोगे? आप बोलोगे यार सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने हमारे ऊपर फायर मार दिया, जबकि इन्हीं के लोग उस भीड़ में भी होंगे। यही है सर एजेंसीज़ सर। सर रॉ तैयार है ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए? आरएनडब्ल्यू दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी आज के टाइम में। ये मैं नहीं बोलता हूँ सर, जी बहुत समझदार है आज की यूथ जनरेशन, पूरा हिंदुस्तान समझदार है। मैं कहता हूँ सीआईए के चीफ के या आप आईएसआई के चीफ के भी इंटरव्यू सुनो यार, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा अगर दुनिया के अंदर सबसे पावरफुल एजेंसीज़ है, आरएनडब्ल्यू है सर। बोला आरएनडब्ल्यू वो कभी अपने ऑपरेशन नहीं बताती सर। तो सर जो इंडिया का अभी जैसे हमने बात की कि यूएस वगैरह के साथ थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो रॉ एक्टिव होगी और ऐसा नहीं है कि हम बैक फुट पे होंगे, कुछ ना कुछ गेम प्लान हमारा भी होगा। सर हम बहुत बड़ा देश है। हम इतना छोटा यूएस जैसा देश नहीं है सर। हमारा 147 150 करोड़ का देश है सर। तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। तो हो सकता है देश के अंदर कुछ लोग नाराज़ भी होते हैं सर, क्योंकि बड़ा देश है ना सर। कोई 2 करोड़ 3 करोड़ की पॉपुलेशन तो है नहीं सर। एक इतने बड़े देश को सँभालने के लिए सर, इतने बड़े लोकतंत्र को सँभालने के लिए, तो अगर एजेंसी पावरफुल होगी तभी तो हो रहा है सर। नहीं तो यहाँ तो सर जिन देशों की पॉपुलेशन 1 करोड़ 2 करोड़ है वो देश बर्बाद हो जा रहे हैं सर। कितनी है नेपाल में कितना था शायद 2 करोड़ की पॉपुलेशन है नेपाल की सर। दुनिया ने हश्र देखा ना सर। अब श्रीलंका देख लो सर बगल में, इतने-इतने से देश है सर। अब नेपाल देख लो सर, देखा आपने? दुनिया का इतना बड़ा देश सर। सर हमने जब अराउंड 6-7 महीने पहले बात की थी, तो आपने नेपाल का बड़ा अच्छा प्रेडिक्शन दिया था कि 3 महीने में अगले आने वाले देखना क्या होगा और मैंने बोल रखा है ये। ऐसा आप कुछ और प्रेडिक्शन देंगे जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है उसमें इंडिया को लेके और टोटली क्या होने वाला है? सर देखो इंडिया को लेके नहीं, इंडिया इज़ मैं आपको बताऊँ कि हिंदुस्तान इस दुनिया की अभी वर्ल्ड की चौथे नंबर की शायद हम अर्थव्यवस्था हैं सर। धीरे-धीरे हम लोग तीसरे में भी आएँगे। जैसे-जैसे हम लोग ऊपर आएँगे प्रॉब्लम्स होगी सर, क्योंकि हम पावर में आ रहे हैं सर। जब भी कोई पावर में आता है, तभी प्रॉब्लम होती है। कैसे सर? आपने कभी या हिंदुस्तान के या लोगों ने कभी आपने देखा है सर कि कोई आदमी अगर किसी ने सब्जी का ठेला लगा रखा है, कोई रोड के ऊपर फुटपाथ पर कोई सामान बेच रहा हो, कोई उसका विरोध करते हैं सर? नहीं ना सर। विरोध किसका होता है? जो पावर में आता है सर। ऐसा नहीं है कि ये विरोध नहीं होगा। हम शायद जब तीसरे नंबर पर आएँगे, दूसरे नंबर पर आएँगे, तब भी विरोध होगा, सिचुएशन टफ होंगी। क्योंकि जब-जब दुनिया के अंदर आप आगे बढ़ते हो, तो आपके पास बहुत मुश्किलात आती हैं सर। दुनिया आपके अगेंस्ट होती है। कोई ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बने सर। तो सिचुएशंस तो आएँगी सर, क्योंकि आप पावरफुल बन रहे हो। जब आप कुछ भी नहीं थे, ठीक है? तब कुछ नहीं था सर, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और सर इन्हीं चीज़ को लेके स्नाइपर्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है कि वो जो हमारे टारगेट थे, जो हमें परेशान कर रहे हैं, थोड़ा उनके खिलाफ कुछ किया जाए। अभी पहलगाम में तो जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसमें तो डायरेक्ट अटैक किया। आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि स्नाइपर्स इंडिया के जो हैं, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव होने चाहिए? नाम तो नहीं पूछूँगा मैं। सर देखो एक्चुअली क्या होता है, जो भी इस देश के अंदर, हमारे हिंदुस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने से हिंदुस्तान को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से थ्रेट पहुँचा रहे हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ आके हमारे इनोसेंट लोगों के ऊपर आप फायरिंग कर रहे हो, आप उन्हें नुकसान नहीं। अगर आप हमारे देश के किसी भी इंसान को, प्रॉपर्टी को, इस देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हो, तो उसके लिए हमारे स्नैपर बेस्ट हैं सर दुनिया के अंदर और लोग रिज़ल्ट देख रहे हैं सर। आज हिंदुस्तान को दुनिया के किसी भी कोने से अगर कोई थ्रेट पहुँचाने की कोशिश कर रहा है या कोई हमारे बारे में गलत भी सोच रहा है, तो आज एक ही मोटो है सर हमारी देश की एजेंसी का कि अगर तुमने हमारे देश के बारे में गलत सोचा, तो तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, तो हिंदुस्तान तुमसे वादा करता है कि तुम अपनी कुदरती मौत नहीं मरोगे सर, बस। सर यूएस में तो हमने देखा कि जो अभी तक हैं, वो छुपे हुए हैं। सब अंडरग्राउंड है सर। आज सीआईए ने आईएसआई को बोल दिया भाई जितने हैं सबको अंडरग्राउंड करो, क्योंकि हमारी आरएनडब्ल्यू एक्टिव है दुनिया के अंदर। सबने बोल दिया अंडरग्राउंड हो जाओ सर। आज आप बांग्लादेश के अंदर देख लो ना सर, पूरा आज आप हर रोज़ आप अमेरिकन आर्मी का भी वहाँ देख रहे होंगे हम जॉइंट एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। अरे यार अमेरिकन आर्मी तुम क्या जॉइंट एक्सरसाइज़ कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास अमेरिका में जगह नहीं है यार जॉइंट एक्सरसाइज़ करने के लिए, जो तुम बांग्लादेश में आके जॉइंट एक्सरसाइज़ कर रहे हो? तुम क्या दिखाना चाह रहे हो? आज पाकिस्तान आशिम मुनीर उनका फिर आशिम मलिक आईएसआई का चीफ, वो पाकिस्तान जाके कहता है कि यार ये तो मेरा भाई है बांग्लादेश।
अबे तुम ही लोग थे यार जिन्होंने हज़ारों बांग्लादेशियों को गोली मार दी। आज तुम भाई बोल रहे हो उनको, क्यों? आप आप यूनुस खान आप मुझसे लिख कर ले लो सर। मैं नहीं जानता कब, डेट नहीं बताऊँगा, कब नहीं जानता। आज कागज़ पे आप नोट कर कर देखो सर। मैं आपसे कह रहा हूँ यूनुस बांग्लादेश छोड़कर जाएगा सर आने वाले टाइम में। अगर नहीं जाएगा तो क्यों अपनी करेंसी को बाहर भेज रहा है भाई? बांग्लादेश की सारी करेंसी को क्यों बाहर भेज रहा है? दूसरी चीज़, पूरे हर न्यूज़ की हेडिंग चेक कर लो आज। सब न्यूज़ों की हेडिंग क्या है कि बांग्लादेश के अंदर फरवरी में चुनाव होंगे। अमेरिका भी कह रहा है चुनाव होंगे। पूरा जोर लगा रहा है कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लोकतंत्र तरीके से होंगे। नहीं होंगे सर चुनाव। आप नोट करना सर। होंगे ही नहीं चुनाव सर। क्यों नहीं होंगे उसके बाद बताएँगे। अभी तो उन्होंने पूरी दुनिया में एक हवा कर रखा है कि चुनाव होंगे। आप हर न्यूज़ की हेडिंग देख लो, फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन नहीं होंगे सर। अगर सर नहीं होते हैं चुनाव तो इंडिया को फ़ायदा होगा? सर उसके बाद मैं बताऊँगा सर। पहले तो पूरी ताकत लगा रखी है। सर देखो इसमें क्या है, 2 सिचुएशन बताता हूँ। यूनुस ने क्या बोल रखा है सर? यूनुस ने बोल रखा है कि हम चुनाव करेंगे, पहली चीज़। और यूनुस ने एक चीज़ और बोल रखा है, अभी उन्होंने शायद शेख हसीना पार्टी के ऊपर, अवामी लीग के ऊपर क्या कर रखा है, बैन लगा रखा है, अवामी लीग। शायद बैन हटा भी दिया होगा, मुझे आई थिंक इस टाइम लेटेस्ट अपडेट नहीं पता कि बांग्लादेश में इसने क्या किया। दूसरा क्या है सर, जमात-ए-इस्लाम, ठीक है? जमात-ए-इस्लाम और चाहता क्या है? यूनिस चाहता है कि जमात-ए-इस्लाम सरकार में आए, लेकिन एक दूसरा गेम और चाहता है वो। वो गेम वो नहीं चाहता, वो गेम किसका दिमाग है? वो है MI6 का दिमाग, वो है CIA का दिमाग कि तुम एक काम करो, तुम पूरी दुनिया को ये दिखाओ कि तुम फ्रीली इलेक्शन करा रहे हो। फ्रीली मतलब फ्रीली, और तुम अवामी लीग को भी इस इलेक्शन में उतारो। ये दिमाग यूनुस का नहीं है सर, ये दिमाग है हज़ारों किलोमीटर बैठे हुए अंग्रेज़ों का कि दुनिया के अंदर एक अनाउंसमेंट करो कि हम लोग फरवरी में इलेक्शन करा रहे हैं और ये इलेक्शन बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होगा और अवामी लीग भी इस इलेक्शन में उतरेगी। लेकिन दूसरी चीज़, ये तो दुनिया को दिखाई दे रहा है ना। दूसरा, सर अवामी लीग के जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन सपोर्टरों को वोटिंग तक नहीं पहुँचने देना। आपने दुनिया की नज़र में तो ये कह दिया कि हम इलेक्शन करा रहे हैं। यार किस चीज़ के इलेक्शन करा रहे हो? तुम तो उनके वोटर्स को पहुंचने ही नहीं दे रहे हो। जो वोट मतलब जितने भी शेख हसीना के फॉलोवर्स हैं, आप उनके ऊपर सारे चार्जेस लगा रहे हो। क्या आपने हिस्ट्री में कभी ऐसा सुना है कि एक हत्या का मुकदमा 5-5 हजार लोगों के ऊपर चल रहा है सर? कभी ऐसा होगा कि एक आदमी को 5,000 लोगों ने मारा है? ये तो बलवा हो गया ना, भीड़ हो गया ना। तो बांग्लादेश की सिचुएशन ये है कि एक ही हत्या का मुकदमा 5 और 5,000 कौन है? शेख हसीना के फॉलोवर है। और पूरा जोर लगा रखा है आज। आज पूरा जोर लगा रखा है, क्या? कि फरवरी में इलेक्शन, लेकिन फरवरी में इलेक्शन नहीं होंगे सर। अब देख रहे हैं सर, मैं आपसे कह रहा हूँ। और सर तालिबान का जैसे पाकिस्तान के साथ चल रहा है, आपको लगता है कि इंडिया भी इस सब चीज़ों में थोड़ा इन्वॉल्व्ड है, जो हमारी रॉ है? सर देखो हमारे आरएनडब्ल्यू को क्या है सर, हमारे को अपना देश तो सेफ रखना है ना सर। हमारा काम क्या है सर, कि बाहर की जितनी भी एंटी एलिमेंट्स है, बाहर की गलत सोच है, या बाहर के वो लोग जो हमारे देश का हित नहीं चाहते, बस वो हमारी सीमाओं से दूर रहें सर। हमारा यही काम है। और हम तो सर पहले ही देखो, हम तो गांधी जी को भी पूछते हैं सर, हम तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं कि जब तक हमारे को कोई नहीं छेड़ेगा, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे सर। अगर किसी ने हमें छेड़ा, तो हम तब तक शांत नहीं रहेंगे जब तक हम उसको उसकी कब्र तक नहीं पहुँचाएँगे सर। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, दुनिया का आदमी, कि हमें किस तरह से मिलता है। सर एक चीज़ जो आई थिंक अब थोड़ा लिंक करने का टाइम आ गया है, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। कुछ सालों पहले जैसे इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज की थी आर्मी को लेके, एयर फोर्सेस डिफेंस को लेके, कि अग्निवीर स्कीम लाए थे और उसके अगेंस्ट में भी बहुत लोग आ गए थे कि यार ये जो तुम 4 इयर्स का टेन्योर दे रहे हो, उसके बाद जज कर रहे हो, उससे फोर्सेस अपनी वीक हो जाएँगी। तो सिंदूर में हमने देखा हमारी बहुत ही ज़्यादा एक वन साइडेड विक्ट्री बोली जाती है। तो ये आप कैसे देखते हैं? अग्निवीर से कुछ फ़र्क पड़ा इस चीज़ पे? सर देखो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने निकाला कि यार हम अग्निवीर प्रोसीजर निकालेंगे, 4 साल तक रहेगा। लेकिन सर ये लोग पूरा नहीं बताते। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि 4 साल के बाद सारे चले जाएँगे। एक एग्ज़ाम्पल के लिए, गवर्नमेंट ने बोला कि सपोज़ करो कि 100 लड़के एज़ अ अग्निवीर में आते हैं, 100 लड़के 4 ईयर तक जॉब करते हैं, उसमें से 30% एग्ज़ाम्पल के लिए वो फ़ौज में ही रहेंगे परमानेंट। आप पहले जो भी लड़का, जो हम लोग क्या होता है सर, हमारी सोच पहले ही क्या हो जाती है कि यार नहीं, हम तो उन 70% लोगों में हैं कि हम वापस आ जाएँगे। क्यों आ जाओगे वापस? पहली चीज़ कि यार भाई, आप उन 30% लोगों में आओ ना यार, कि आप 30% में परमानेंट रहो। दूसरी चीज़, चलो मैं ये मानता हूँ कि आप बोलते हो यार हम उन 30 में से 100 के 100 तो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते। कई लोग इसमें से बोलेंगे यार 100 के 100 तो एक जैसे नहीं होते ना कि भाई, हम 70 लोगों में से 70 लोगों के बाद भी हर स्टेट गवर्नमेंट ने निकाल रखा है कि हम इतनी वैकेंसी देते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस ने निकाल रखा है, पुलिस फोर्सेस ने निकाल रखा है कि हम जो भी अग्निवीर से वापस आएगा उनके लिए एक स्पेशल कोटा। उसके चलो वो भी नहीं आता। मैं क्वेश्चन, कुछ साल पहले तक शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ करते थे सर। शायद उसमें भी 5 साल तक आर्मी ऑफिसर बनते थे ना, उसके बाद वो आईसी कमीशन फाइट करता था।
आजकल 10 ईयर हो गया शायद, वो भी एक आईसी कमीशन फाइट करने के बाद क्या करता था, एसएस कमीशन से आईसी कमीशन में जाता था। तब एक ऑफिसर जाने के बाद भी वो नहीं कहता था यार कि मुझे 5 साल के बाद ही क्यों कर रहे हैं। और दूसरी एक अच्छी चीज़ लेकर देखो ना यार कि देश पावरफुल बन रहा है। देश कैसे पावरफुल बन रहा है? सोचो कि हिंदुस्तान का हर बच्चा जाके आर्मी ट्रेनिंग ले और 4 साल आर्मी में सर्व करे तो। आप तो इज़राइली बन रहे हो ना सर। इज़राइल भी क्या करता है? आज इतना सा इज़राइल क्यों पावरफुल है? क्योंकि इज़राइल का हर नागरिक सोल्जर है। मेरी बात समझ रहे हैं सर? क्यों पावरफुल है? क्योंकि इज़राइल बोलता है कि अगर आज मेरे देश के ऊपर संकट है, तो जितने भी यहूदी दुनिया के जिस कोने में भी हैं, आ जाओ। सब वेल ट्रेन्ड है ना। मैं कहता हूँ कि अग्निवीर में हर लड़का 4-4 साल तक क्या करे, देश के अंदर सर्व करे, आर्मी ट्रेनिंग लेकर आए, तो पूरा हमारा पूरा हिंदुस्तान का यूथ क्या कर रहा है सर, वेल ट्रेन्ड है। जब भी इस देश को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आप हाज़िर हो, आप बिल्कुल ट्रेन्ड हो। आपको पूरा आर्मी की ट्रेनिंग से लेकर देश के बारे में सब कुछ पता है। आप इसको इस वे में क्यों नहीं लेते सर? आप सिर्फ़ यही क्यों देखते हो यार मैं क्या करूँगा? क्या जीवन में न वही सब कुछ है सर? एक तरफ तो आप बोलते हो यार मैं देश से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सोल्जर की बात कर रहा हूँ सर, सबकी बात नहीं करता हूँ। आप बोलते हो मैं देश से प्यार करता हूँ, फिर आप इसको क्यों कहते हो नौकरी है मेरी? क्या जो देश के अंदर क्या जिन लड़कों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, एक क्वेश्चन मेरा, क्या वो ज़िंदा नहीं है? उनके सर आज हिंदुस्तान के अंदर मैं कहता हूँ कि सरकारी नौकरी को छोड़ के सारे पैसे वाले तो सारे सिविल ही बिज़नेसमैन ही होंगे ना सर। अगर आपकी समस्या पैसों को लेकर है, आप कहते हो कि यार जॉब के बाद मैं क्या करूँगा? तो इस गलतफ़हमी को निकाल दो यार। हिंदुस्तान का हिस्ट्री उठाकर देख लो, पैसा तो सब किनके पास है? जितने भी सिविलियंस हैं उनके पास पैसा है, जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास पैसा है। मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ कि सर जो एक सोल्जर की जो स भारत सरकार जो सैलरी दे रही है, मैं रियल बता रहा हूँ उससे ज़्यादा सर हमारे मोहल्ले के अंदर जो मोमो का ठेला लगा रहा होगा ना सर, वो कमा रहा होगा सर, आप लिख के देख लो, जितनी एक सोल्जर को सैलरी मिलती है। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचो यार। आप आप सही सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे तो आपको हर चीज़ में अच्छाई नज़र आएगी। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। मैं नीचे घूम रहा था सर, यहीं पर नीचे। मैं कैफ़े में गया तो एक बुज़ुर्ग अंकल थे। किसी ने मुझे बोला यार लक्की भाई अंकल जी का अभी जो बाढ़ आई थी, बाढ़ में मकान बह गया। अरे यार! मेरे को बड़ा बुरा हुआ भाई, कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी उनका मकान ही चला गया। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा चाचा नमस्ते, बोला हाँ, बैठे थे। मैंने कहा चाचा यार बाढ़-आढ़ में नुकसान हो गया? बोला हाँ। मैंने कहा क्या मकान, मैंने कहा यार चाचा बड़ा नुकसान हो गया यार, आपका मकान बह गया यार। बोले नहीं, नहीं बेटा अच्छा ही हो गया। बोला, मैंने कहा क्यों? बोला मैं तो दूसरी मंजिल बना रहा था, कहीं साले मेरे ज़्यादा पैसे ना लग जाते, मैं बच गया। बोला यार आदमी का इससे ज़्यादा पॉज़िटिव क्या लेके आओगे यार एक आदमी को यार? वो बोल रहा है बेटा अच्छा हो गया कि टाइम से हो गया। बोला अगर मैं दूसरी मंजिल बना रहा था तो मेरे ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो मैं कह रहा हूँ यार क्या मतलब एक इंसान क्या पॉज़िटिव देख रहे हो सच यार? और यही कोई अगर नेगेटिव इंसान होता तो इसको लेने को आ जाता, मेरा ये हो गया, वो आदमी कह रहा है मेरा पैसा बच गया दूसरी मंजिल का। आपकी सोच है सर, आप जैसा सोचोगे दुनिया में वैसा बनोगे यार। और लोगों के प्रोपेगेंडा में मत आओ, ठीक है? कि ऐसा होगा, ये वो लोग हैं जो बाहरों से विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं। ये इस देश में आराम से रहते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, विदेशों के अंदर एजुकेशन लेते हैं, इनके बैंक्स बैलेंस भरे हुए हैं। ये हमेशा आपको फ्रंट में लेकर आते हैं, ठीक है? आपको दुनिया की नज़रों में गलत साबित करते हैं। सर एक आपने जैसे बोला कि कुछ एजेंसीज़ का साथ में काम करती हैं। थोड़ा-सा हमने बीच में एक फ़ेज़ देखा जिसमें शायद इंडिया और चाइना दोनों मिलके यूएस के थोड़ा अगेंस्ट हो गए बिकॉज़ ऑफ टैरिफ्स। मोदी जी ने विज़िट किया वहाँ पर। तो क्या कभी इंडिया और चाइना की एजेंसीज़ ने भी साथ में कोलैबोरेट किया है या करेंगे? जो भी सीक्रेट देखो मैंने आपको अभी भी एक चीज़ बोला सर, अभी मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला अगर 5 आइज़ भी हैं, आज वो मिलके काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि एक है, कल वो एक-दूसरे को भी बर्बाद कर देंगी। मैंने आपको ये भी बोला था कि आईएसआई और सीआईए एक साथ ऑपरेशन साइक्लोन चलाया है सर। लगा 2 देशों को कि यार नहीं, हम हमें एशिया में पावरफुल बनना है ना सर, हमें एशिया में पावरफुल बनना है, हमें बिज़नेस करना है, हमें अपने देश को मजबूत बनाना है तो हमें एक साथ आना पड़ेगा। क्यों? इससे नाराज़ हुआ यूएस, नाराज़ हुआ ना इसी से चीज़ से सर कि आप लोग क्लोज़ जा रहे हैं, चाइना के क्लोज़ आ रहे हैं। आज अफ़गानिस्तान के एक विदेश मंत्री हिंदुस्तान में दौरा कर रहे हैं। अरे तुम्हें यार हिंदुस्तान में दौरा करने तुम्हें दिक्कत है, तुम एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वहाँ बुलाते हो, तब तुम्हें दिक्कत नहीं है। तो सर इंडिया अभी सेफ हैंड्स में है आपके हिसाब से? जो सरकारें कर रही हैं उनको सब एनालाइज़ करके चल रहा होगा? अरे सर अरे सर, हिंदुस्तान मैं आपको बता रहा हूँ सुपर पावर देश है सर। सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है हिंदुस्तान के अंदर। और जो लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो भी कहीं भी किसी भी जगह कि जो उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, जो बोलते हैं बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कुछ लोगों का है, मैंने पढ़ा कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो रहा है।
कुछ लोगों के स्टेटमेंट कि यार हमारे को तो मतलब लोकतंत्र है, तानाशाही चल रही है। एक क्वेश्चन सर सीधा, ये हमारा देश है ना सर, इस देश में क्या है सर? 4 लड़के आते हैं, 4 लड़के भरे चौराहे पर, प्रधानमंत्री का क्या करते हैं? पुतला फूँकते हैं, मुर्दाबाद बोलते हैं और शाम को 5 स्टार होटल में दारू पीते हैं। अबे तुम उस देश के अंदर हो, जिस देश में दिन में तुम प्रधानमंत्री का पुतला फूँक कर आए हो और शाम को 5 स्टार होटल में बैठे हो और तुम बोलते हो तुम्हारा लोकतंत्र खत्म है। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ सर कि वो उस ईश्वर से धन्यवाद करें कि इस धरती में पैदा हुए हो। कहीं दाएँ-बाएँ, ऊपर-नीचे पैदा होते तो समझ में आ जाता यार। प्रार्थना करो सही जगह पैदा हो रखे हो सर। सर एक आई थिंक फाइनली मैं यही पूछूँगा जिस चीज़ के लिए सब लोग थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं कि इंडिया का जो वेपन्स हैं, जो हम खुद बना रहे हैं, हमने देखे कि सिंदूर में भी हमने अपने वेपन्स यूज़ किए अपार्ट फ्रॉम ब्रह्मोस ऑल्सो। अपनी आकाश मिसाइल हो गई, अपनी अलग-अलग चीज़, डिफेंस सिस्टम भी अपना है। तो आपकी डेटा के हिसाब से आपकी जो लेटेस्ट आई मीन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इंडिया कितना ज़्यादा कैपेबल हो रहा है कंपेयर्ड टू चाइना या फिर अलग नेशंस के अपनी जो हम वेपन्स की टेक्नोलॉजी बना रहे हैं? सर आज हम अकेले नहीं बढ़ते आगे, हम विश्व को लेके चलते हैं सर। अगर आज भी हम अपने सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, आपने देखा हम कितने देशों को एक साथ करते हैं सर। हमारा हिंदुस्तान क्या करता है सर, हमारा हिंदुस्तान का मोटो है, सिद्धांत हम पूरे विश्व को साथ लेके चलते हैं सर। हम ये नहीं देखते कि सिर्फ़ हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आज अगर आपने देखे होंगे हमारे सैटेलाइट होते हैं एक साथ 2-2 सौ 3-3 सौ लॉन्च होते हैं, लेकिन सारे किसके होते हैं? पूरी दुनिया के मिलाकर चलता है हिंदुस्तान और पूरे एडवांस हो रहे हैं सर आज। इंडिया के अंदर एक चीज़ बताओ ना सर, आज हिंदुस्तान का आप डीआरडीओ देख लो, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख लो सर आप, ठीक है? आज हमारे इक्विपमेंट्स देख लो सर। आप ये सोचो हमारा बना हुआ यूपीआई दुनिया यूज़ कर रही है सर। आज हमारा बना हुआ यूपीआई है ना, आज जब फ़ॉरेन का डेलीग्रेट्स इंडिया में आता है ना सर, जब हम लोग उन्हें दिल्ली की मार्केटों में लेके जाते हैं, हम क्या दिखाते हैं सर? हम ये दिखाते हैं कि एक सब्जी वाला 1 केजी आलू बेच रहा है, वो पैसा यूपीआई से उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है सर। आज वो इंडिया है सर। सर वो तो हमने देखा ही है कि हमने हमने अपने सामने देखा है ये सब चीज़ें चेंज होते हुए। तो आई एम श्योर कि डिफेंस में भी हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ चीज़ें सामने नहीं आती होंगी। सर देखो डिफेंस तो चीज़ें मैंने आपको जो दुनिया को दिखाई दे रहा है वो सिर्फ़ 10% है और इतना ही बहुत है उनके लिए जानने के लिए। इतना सफिशिएंट है, जितना आप जान रहे हो, इतना इनफ है यार। और ये सोचो मैंने आपको बोला कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर देश है और बहुत सेफ है। हमारी आर्मी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आई थिंक हमारे जो डाउट्स थे जो हमें डर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हर इंडियन अब सेफ फ़ील करता है, गवर्नमेंट के रहते, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के रहते बट जो कहीं-कहीं दिमाग में चीज़ें आती हैं, कहीं प्रोपेगेंडा सुनते हैं, उस चीज़ का जो आपने डेटा के साथ नेगेट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक्स अ लॉट आपका टाइम देने के लिए और बहुत एनर्जेटिक आज कन्वर्सेशन थी, बहुत बहुत फ़ास्ट थी, बहुत मज़ा आया। और बिल्कुल नेचर में सर। बिल्कुल नेचर में थी सर, थैंक्स ये तो आपके ये सारा ग्रेड आपका ही है, पीछे पहाड़ है हमारे पहाड़ है, नीचे झील है और सर। नीचे बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।